पुलिस की गलतियां कोताहियां हम आपके सामने लेके आते हैं, जहाँ पे कभी रिश्वत भी ले रहे होते हैं, पुलिस गर्दी की टर्म भी हमने बहुत ज़्यादा सुनी। लेकिन अब जो चीज़ बहुत ज़्यादा होने लगी है वो ये कि बग़ैर जाने बूझे अपने आप को ही जज तस्वुर कर लेते हैं, अपने आप ही अदालत कायम कर देते हैं और कहीं भी किसी को गोली मार दी जाती है। 1.5 महीना पुरानी बात है, एक बच्चे को गोली लगी, हसन अब्बास जिसका नाम था, उसको अस्पताल ले जाया गया। 3 दिन वेंटिलेटर पर उसने ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ी। अल्लाह ताला आपको सब्र अता फ़रमाए और जाने वाले को इंसाफ मिल सके, मेरी यही दुआ है। उस दिन क्या बातचीत हुई थी भाई से? सुबह हमारे साथ उठा था, बहुत हंसी मजाक कर रहा था, बातें कर रहा था। हम लोगों का पिकनिक का प्लान हो रहा था कि शाम में पिकनिक पे जाएंगे। वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी था उस दिन, क्योंकि मेरी सिस्टर की बर्थडे भी थी, तो उसने कहा था कि ऑलरेडी शाम को जाके वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। वो बहुत अच्छा था हमारे साथ, हम सबका बहुत लाडला छोटा भाई था वो। उसके बाद वो एक काम से अपने दोस्तों के साथ चले गया था। उसके बाद वहाँ से आया, उसको कोई शॉपिंग वगैरह करनी थी क्योंकि रात को उसके दोस्त का वलीमा था। उसके बाद वो आया है, आने के बाद थोड़ा सा हमसे बातें किए और रात को वो निकल गया। उसका दिल नहीं चाह रहा था जाने के लिए उस शादी में। वो बार बार कह रहा था मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने के लिए, मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन उसके दोस्त की बार बार कॉल्स आ रही थी हसनैन की कि नहीं, तुमने शादी में शिरकत करनी है, तुम आओ। खबर कैसे मिली, किसने बताया? हसनैन ने अपने किसी और फ्रेंड को इन्फॉर्म किया। 7 बजे हमारे घर पे उन्होंने आके हमें इन्फॉर्म किया। वो भी इस तरह हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि हसन अब्बास की गोली लगी है। मेरे दूसरे भाई को यहाँ से लेके गए कि थोड़ा सी चोट लग गई है हसन को, तो आप हमारे साथ चलें। तो ये कह के उसको जिना लेके गए, वहाँ जाके बताया कि हसन अब्बास को गोली लग गई है। उससे पहले हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया उन लोगों ने। तो उस वक्त हसन को जब अस्पताल आप लोग पहुँचे तो क्या ट्रीटमेंट मिल रहा था? कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, क्योंकि जिना वाले कह रहे थे हमारे पास वैंट अवेलेबल नहीं है। जब हम वहाँ पहुँचे, हमने बहुत लोगों की रिक्वेस्ट करी, सीएम हाउस से लेके हर जगह कॉल्स मिलाई कि किसी तरह वैंट अवेलेबल हो जाए, किसी तरह कोई वैंट मिल जाए। आगा खान में, लियाकत नेशनल में हमने हर जगह कॉल्स करी, लेकिन वैंट नहीं मिल पाया। उसको टाँके भी 8 बजे के बाद स्टिचेस हुए उसके ज़ख्म पे। एकदम ऐसा क्या हुआ कि पुलिस वहाँ आई, उन्होंने फायरिंग की और हसन को गोली लगी? ये इनकी बहन ने मुझसे शेयर किया था। आपको वहाँ से फिर किसी ने ये सब बताया? जी बिल्कुल, हमें पुलिस ने भी यही बताया। जो वहाँ पहले मोहल्ला थे उन्होंने भी यही बताया कि जिस घर में शादी हुई थी वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा फायर कर चुके थे कि मोहल्ले में खौफ हरास फैल गया था और हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। उसके बाद हम लोगों ने स्टेटमेंट जो रीड करे हैं उसमें भी कुछ चेंजेस थी। किसी ने कहा कि पहले हम घर में थे, तो कामरान नामी लड़के ने कि भाई मैं घर में था, सो रहा था, फायर की आवाज़ आई तो मैंने 15 को कॉल कर दी। जी, उसके बाद वो कहीं और कह रहे हैं कि मैं अपनी बीवी के साथ था, मेरी बीवी ने मुझे इन्फॉर्म किया कि महल्ले में डकैती हुई, आप 15 को कॉल कर दीजिए। तो इस तरह हमने 15 को कॉल कर दी। 5 मिनट 10 मिनट में 15 वहाँ पे पहुँच गई और जब 15 वहाँ पे पहुँची है तो हसन अब्बास नीचे आ रहा था और पुलिस जब ऊपर चढ़ रही थी, तो पुलिस का कहना ये है कि हमें फैमिली की औरतों ने इतना ज़्यादा पसंद कर दिया था कि हमने नीचे से ही चैम्बर लोड कर दिए थे। हमने बच्चे को देखा और फायर कर दिए। बच्चे को वो क्या समझे कि वो बच्चा नीचे आ रहा था, वो कहते हैं हमने सेल्फ डिफेंस में फायर कर दिए, जबकि बच्चे के हाथ में ना कोई पिस्टल थी ना कोई और वेपन्स था कि आप सेल्फ डिफेंस किस बात पे कर रहे थे। इस वक्त मैं आपको FIR की कॉपी मेरे पास मौजूद है, वो दिखाना चाहती हूँ। ये थाना अल-फलाह में इंस्पेक्टर सादत अहमद भट्ट जो कि SHO हैं वहाँ के, उनकी मुदियत में ये FIR दर्ज की गई है और आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं दफ़ा 324 लगाई गई है। लेकिन जब एक मासूम निहत्ते बच्चे को आपने गोली मारी और 3 दिन वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा और फिर वो अपनी जान से हाथ धो बैठा, तो यहाँ पर 324 की जगह 302 होना चाहिए था, यानी कत्ल। आपने कत्ल किया। एक मासूम निहत्ता बच्चा आपको नज़र आ रहा है, आपने जाने बूझे बगैर कि वो कौन है, वो वहाँ क्या करने आया, आपने उस पर गोली चला दी। तो ये जिन ख़ानदानों के दिल पे गुजरती है ना, आप कभी उनसे पूछ के देखें। इस वक्त भी जिस हालत में ये वालदा हैं, ये बहन है, ये भाई है, और फिर इनके साथ जो रवैया है पुलिस का, वो एक किसी भी दर्दमंद इंसान की आंखों में आंसू ही लेके आता है।
यूँ तो पुलिस मुख्तलिफ केसेस में पोस्टमार्टम करवाती है ताकि मालूम हो सके कि जान जाने की वजूहात क्या थीं, कत्ल के लिए कौन सा असलहा इस्तेमाल हुआ, मौत का वक्त क्या था। मगर इस केस में लवाहिकीन को इस बात की ताकीद की गई कि पोस्टमार्टम ना करवाया जाए, यानी कि दाल में कुछ काला जरूर है। तो पुलिस का क्या रवैया है? ये लोग कोई सही नहीं कर रहे। इनसे मैंने कहा कि वो गोली कहाँ पर है। मैंने जब भाई के सुबह 17 अगस्त को ये लोग सुबह आए, एसएसपी अली रज़ा, एसएचओ सादत भट्ट, शाहनवाज, मैंने इनसे पूछा गोली कहाँ है भाई को जो लगी है, क्योंकि मुझे वहाँ पे एक डॉक्टर ने कहा था कि आप इनसे ही पूछें वरना ये सारे एविडेंस गायब कर दें। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे 27 अगस्त तक ये बात बताई कि हमारे पास एविडेंस मौजूद है, हमने ये सारे एफएसएल और रिपोर्ट वगैरह उस भेजी हुई है फॉरेंसिक के लिए। जब 27 अगस्त को मैंने इनसे, हम जब थाने में गए, इनसे पूछा, मैंने कहा वो गोली कहाँ है जो भाई को लगी है। हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि पोस्टमार्टम भी कुछ चीज़ होता है, गोलियाँ कहाँ लगती हैं, हमारा इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। जब हम 27 अगस्त को वहाँ पे थाने गए, हमने पूछा, क्योंकि हमें लोगों ने बताया पोस्टमार्टम ज़रूरी है, फिर पुलिस का किरदार सामने आने लगा। जिन्ना हॉस्पिटल में बार बार पुलिस वाले आ रहे थे, कह रहे थे FIR कटवा। मैंने उनको यही कहा, देखिए मैं अकेला हूँ घर में, अब्बू हार्ट पेशेंट है, कोई नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर सिचुएशन बहुत ख़राब है, एक एक दवाई के लिए मुझे बहुत दूर दूर भागना पड़ा है, मेरी बहन है यहाँ पे, मैं अकेला कहीं नहीं जा सकता। बार बार वो गुस्सा कर रहे थे कि आप लोग FIR कटवाएं। तो फिर बहन ने उनसे एक सवाल किया कि कैसे सीने पे गोली, तो गुस्सा होने लगे कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, मेरी गलती हुई है, मैं आपके भाई को हॉस्पिटल लेकर आ गया, इसको वहीं रहने देता। हम सोचते रह गए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे डॉक्टर सही ताउन नहीं कर रहे। 27 अगस्त को जब उनके पास थाने में हम गए, 5 घंटे बाद हम वहाँ पर बैठे रहे, नए बहनें वगैरह। जब इनसे पूछा तो इन्होंने कहा वो मेरे पास तो गोली है नहीं, वो मिस हो चुकी है। एविडेंस कैसे मिस हो चुके? भाई का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, भाई को कितने करीब से गोली लगी है, कितनी दूर से लगी है, गोली मौजूद नहीं है। पुलिस वाले उसको बेल पे बेल कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने ये कोशिश की कि ये FIR आपकी मदीयत में हो जाए? SSP जुनैद अहमद शेख ने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, एक FIR कट चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि एक FIR पे दूसरी FIR नहीं कटती। बाजी, आपको कितने बजे इत्तला दी गई थी बच्चे को गोली लगने? हमें सुबह 7 बजे इत्तला मिली और सुबह तक मेरा बच्चा जख्मी वहीं पे पड़ा रहा, उसको होश तक नहीं था। हम तो उससे बात भी नहीं कर सके, उससे पूछ भी नहीं सके कि उसमें क्या गुजर रही है। लेकिन दूसरे दिन हसनैन और उसकी आए घर वाले तो कहने लगे हमें अफसोस है। मैंने कहा ये क्या अफसोस है आप लोगों को कि दूसरे दिन आप पूछ रहे हो, आप उसी वक्त हमें इत्तला दे देते, हमको भागते दौड़ते कुछ तो करते, लेकिन आपने तो इत्तला ही हमें सुबह दी है। हसन अब्बास की बहन की SP जुनैद शेख से टेलीफोन पर बातचीत हुई। ये वो नुकसान है जिसका अजाला नहीं किया जा सकता, क्या कह सकती हूँ मैं? इंसाफ तो यहाँ पे ये कि हमारा ही भाई गया, लेकिन हमें हर थाने में, हर पुलिस स्टेशन में जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, घंटों वहाँ पे वेट करना पड़ा है, लेकिन कोई भी इंसानियत पुलिस की नहीं है। जबकि यहाँ तो पुलिस से पेश आया है, क्या पुलिस का फर्ज नहीं था कि अपनी इज़हार हमदर्दी देती या आगे कार्रवाई करती? आज भी इन्वेस्टिगेशन रिवाइज करने के लिए हमने 20 दिन से 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन रिवाइज नहीं हुई और अभी तक हमारे पास री इन्वेस्टिगेशन की कोई कॉल नहीं आई। डिफरेंट थानों से आ रही है जो कि हमें बहुत ज़्यादा गुमराह कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन किसी के पास है, दूसरा थाने वाला हमें कॉल करता है, तीसरा थाने वाला हमें कहता है हमारे पास है। आज तक हमें यही नहीं पता चल पा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन है किसके पास एक्चुअल। आज भी हर पुलिस स्टेशन में जाके हमें घंटों वेट करना पड़ रहा है। हम कॉल्स कर रहे होते हैं लेकिन कोई हमारी कॉल्स रिसीव नहीं कर रहा होता। ये तो जुल्म की इंतहा है। अब ये बूढ़ी वालदा हैं, बहन है, ये भाई है। आप हसन आपसे छोटा था? जी मुझसे छोटा था। 5 बेटियां हैं मेरी और ये 2 बेटे थे। बहुत मन्नतों मुरादों के ये मेरे 2 बेटे थे। बड़ा ये है, इससे 2 साल छोटा वो था। इतना बड़ा जुल्म हम पे ढाया है कि बस हम तो सिर्फ खुदा को पुकार रहे हैं कि परवरदिगार तू कुछ कर हमारे लिए। हम तो बहुत बेबस हैं। जुल्फ़िकार की फैमिली आई थी कि हमारे बच्चे को माफ़ कर दो। मैंने कहा कैसे माफ़ करें, आपके बच्चे ने हमारे बच्चे पे रहम नहीं खाया। किस तरह मैं माँ कह रही हूँ, मेरे बेटे के ना 4 बच्चे हैं और ये लोग 5 अफराद रुल जाएंगे। मैंने कहा हम लोग तो दिन जीते जी भर गए, बुढ़ापे में जवान की लाश उठा के बैठे हुए। अब क्या हमसे तो पूछो हम पे क्या गुजर रही है। और तुम्हारा बेटा तो अभी जिंदा है और आ जाएगा, लेकिन हमारा बेटा तो अब कभी नहीं आएगा।
आज के प्रोग्राम में हम आपको पुलिस मुकाबलों की हकीकत दिखाने जा रहे हैं। आए रोज़ हम सुनते हैं पुलिस मुकाबला हुआ, क्रॉस फायरिंग में इतने मुल्ज़िमान मारे गए या कैफरे किरदार तक पहुंच गए। ऐसे ही ख़ानदान के साथ हम मौजूद हैं जिनका 18 साल का सबसे बड़ा बच्चा पुलिस मुकाबले में मारा गया। शिराज की वालदा हमारे साथ हैं, उनसे सबसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। एक माँ का दुख बहुत बड़ा होता है जब उसकी पहली औलाद इस दुनिया से चली जाए, और वो भी ऐसे। सबसे बड़ा बेटा था, NIC जमा करवा के भी उसका टोकन लेके घर में आई थी। 18 साल उसके लिए इतनी मेहनत, इतना मैंने उसको इतना लोगों से बचा के रखा है ना कि भाई कोई इसको इस पर नज़र ना रखे कि भाई लाजिम बात है। अब लोग देखते हैं कि भाई बाप सर पे नहीं है तो भाई लेते हैं, गलत बुरी सोबत में डालते हैं। 8:30 पर सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो गई है उसकी उसकी गोली लगने की, जिसमें वो बाकायदा दिखाया जा रहा है कि कपड़े उतार रहा है, अपनी कमीज़ के बटन खोल रहा है, शर्ट के बटन खोल रहा है और बैठा हुआ है इतनी देर, लेटा हुआ है। एम्बुलेंस वाले ने, छिपा वाले ने उसने बयान दिया, उसने कहा मैं सबसे पहला मर्द हूँ जो मैं नीचे उतर के मैंने नाले में से उसको निकाला, जबकि कोई उसको हाथ नहीं लगा रहे थे। जबकि हमारे इलाके वाले सब कह रहे थे कि हम लोगों ने कोशिश की कि फिर तब वो बेचारे मजबूर होकर मुझे बुलाने आए कि भाई आंटी आप चले हमारे साथ, कि वो शिराज को उठाने नहीं दे रहे। 26 तारीख को घर पे मौजूद था शिराज, पूरा दिन घर में था उस दिन। तो वो खुश था बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक NIC बनता है, एक आइडेंटिटी होती है बंदे के पास। मैं खुद इतनी खुश न्याज़ेब आंटी कि भाई एक 18 साल से इस उम्मीद में थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं 18 साल इसलिए दुआ करी कि उसने इस दुनिया से चले जाना। वो 18 साल का होकर मरेगा मुझे ये नहीं पता था। मैंने यही कहा, मैंने कहा शिराज अगर काश मुझे ही पता तो मैं तुम्हारे लिए ये दुआएं नहीं करती। 18 साल मैंने उसको, मैं यकीन करिए उसको इतना बिजी रखती थी कि वो हिफ्ज़ करके आता था। मुझे सब कहते हैं तुम्हारा इकलौता बेटा है, उसके ऊपर तुम इतना जुल्म करती हो कि भाई उसको साथ में दूसरा काम भी सिखाती हो। मैं कहती थी नहीं ये बिज़ी रहे, कोई फालतू कामों में भी ना लगे। मैं उससे रोज़ सुपारा सुनती थी, तिलावत उसकी रोज़ सुनती थी। अब मुझे बताएं कि इन्होंने जो लिखा है कि भाई बताया कि FIR किसी मुद्दई की काटी है, उन्होंने कहा कि उससे छीना झपटी कर रहा था, हम लोगों ने तब फायर किया। ठीक है, मैं उस मुद्दई के घर में खुद गई हूँ, उसकी बातों की रिकॉर्डिंग मैंने खुद की है। उसने मुझे ये कहा है कि भाई देखें मैंने आज तक ना उस लड़के को देखा है ना मैंने उसको गोली चलते, मुझे बस ये बोला गया कि ये पहचान लो इस बंदे को हम लोगों ने मारा है। आपने कहा कि जब शिराज घर से गया तो 15-20 मिनट के बाद ही आप तक ये इत्तला पहुंची, तो कहाँ पर मौजूद था शिराज की बॉडी? आपको बताया फैज़ान मदीना के फ्रंट गेट है, वहाँ पे मोबाइल अलर्ट रहती है PIB थाने वालों की। तो वो कैसे वहाँ पे गैर कानूनी काम करेगा और असला लेके जाएगा? इनका कहना है कि उसकी जेब में पिस्टल निकला है। ठीक है, अब मरे हुए बंदे से आप पिस्टल बोल रहे हैं कि भैया आप पिस्टल निकालें, उससे घर का एड्रेस पूछे ना, उससे पूछे कि आप क्या कर रहे थे यहाँ पे। वो रोड क्रॉस करके आ रहे, कह रहे हैं इन्होंने, और गोली जो बता रही है वो बिल्कुल पास रख के मारी है इन्होंने। अब बताएं कहाँ 8 बजे उसको गोली लगी, 4 घंटे बाद उसको लेके जा, उस वक्त तक उसकी जान जा चुकी थी। उस वक्त तक उस बच्चे ने इतनी हिम्मत दिखाई है ना, आप वीडियो में देखे कि वो इतनी दलेरी से बैठा हुआ, उससे ये नहीं कहा, उसको इतना डर खौफ था कि मेरी अम्मी मेरा खून का एक कतरा नहीं देख सकती। शर्ट पे लगा हुआ देखेगी तो क्या, बटन खोल रहा है कि ये नहीं कि भाई उसको तकलीफ हो रही थी फाड़ देता है, बटन खोल रहा है बैठ के, एक एक कफ के बटन खोल रहे हैं। तुम लोग जज तो नहीं हो ना, तुम लोग रोडों पे फैसला करोगे, रोडों पे मारोगे। इन्वेस्टिगेशन आपको लगता है ठीक नहीं हो रही, मफरूर भी हैं कुछ लोग पहले दिन से? आम आवाम होती तो आप लोग उसको पकड़ के घर से ले आते। अब ये पुलिस वालों को बचा रहे हैं, साफ आपको नज़र आ रहा है। मुझे क्या पता कि भाई आप लोग छापे मार रहे हो कि नहीं मार रहे, आप लोग मुअत्तल हो कि नहीं हो। जब ये आते हैं यहाँ पे ज़मानतों के लिए आ रहे हैं, पहले अंदर तो हो जाओ, तुम लोग ज़मानतों के लिए पहले आ रहे हो। सिटी कोर्ट से माशाल्लाह केस जीत गई थी मैं, वहाँ पे ये लोग C क्लास करके लाए थे, FIR जो थी। ये डाकू था, मैंने कहा डाकू था, आप लोगों ने पहले दिन लिखा है कि ये डाकू था, मुझे साबित करके दे कि इसके जेब में से कितनी रकम निकली है, 1 लाख या 2 लाख निकला होगा, वो मुझे बताएं कि आपने इससे कितना कुछ बरामद किया। नहीं जी नहीं, इसके पास से कुछ भी नहीं निकला। एक NIC निकला है किसी का, मैं इनके पापा की ना शनाख्ती कार्ड की कॉपी जेब में रखती थी कि ये NIC की कॉपी, लाजिम आते रास्ते में ये रोकते रहते थे पुलिस वाले, तो भाई बच्चे की जेब में होना चाहिए अपनी आइडेंटिटी, घर वालों का पता वगैरह। तो पुलिस वाला कहता है कि SHO कहता है कि ये जो पिस्टल है ना वो इस बंदे की है। अब इसके अब्बू जो थे वो कहते हैं कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, मेरी तस्वीर बच्चा अपनी वॉलेट में रखता था,
तो वो मेरा पिस्टल होगा, आप ये कहना चाह रहे हो? कहता नहीं नहीं वो गलती से निकल गया, इस थाने वाले से ये हो गया वो हो गया। हम लोगों ने फिर वहाँ पे पकड़ा इनकी बात को। जो मुद्दई था उसके घर तक मैं खुद गई हूँ, उसकी सारी रिकॉर्डिंग की जी। वो नहीं आ रहा था सामने, वो छुप के भाई उसको रखा हुआ है ना, छुपा के। तो हम लोगों ने कहा हमें कुछ भी नहीं जानना, बेटा चला गया, हमें खाली इतना पता करना है कि उसने आपके साथ किया है कुछ जो आपने FIR करा। जी देखिए मेरे साथ तो 10 बजे किसी ने छीना झपटी की थी, आपके बेटे को तो 8 बजे गोली लगी, मेरे बेटे को 8:30 में गोली लगी है और वो 10 बजे जिंदा था ही नहीं, तो वो किससे छीना झपटी कर रहा है? हमारे को और कुछ नहीं है। 10 साल क्यों मारे, क्यों बस ये बताएं, मार के उठान क्यों नहीं देता मुसलमान? मैंने तस्वीर नहीं देखी, सुनिया है कि वो बेड के कपड़े उतार रहे। कितने जालिम लोग हैं, नशे पी लेते, पुलिसां दे विच बह जांदे। साडी हुकूमत की करदी? कुछ भी नहीं। मैं नमाज पढ़ के ही दुआ कर दी, या अल्लाह तू हक दा काम करी। हमें उम्मीद है कि अदालत सही फैसला करेगी और जो भी मुल्ज़मान और मुजरिम साबित हो जाएंगे उनको कड़ी सज़ाएं भी मिलेंगी। तो नीलम से हम बात करना चाहेंगे, भाई के बारे में कुछ बताना चाह रही हैं नीलम। जी नीलम। भाई बहुत अच्छे थे, हमारा ख्याल रखते थे। हमें आज तक कभी किसी ने देखा भी नहीं है यहाँ पूरे मोहल्ले में। कहता था बहनों को ना मम्मा कोई बाहर देखे भी ना, क्योंकि लाज़िम बात है उसको बाहर का माहौल का पता था। तो इसको जब बाइक पे बिठाता था अक्सर औकात इसको कहता था बुरखा तुम्हारे पाँव के नीचे हो, आंखें भी नज़र आए ना। तो मैं कहती थी नीलम, गली में जब वो इंतकाल उसका हुआ, मैं गली में रो रो के कहती थी शिराज अब कौन उससे हिफाजत से रखेगा। मेरे घर में अगर मेहंदी वगैरह का ना रश वगैरह लगा होता है भाई ईद वाले दिन ना, कभी रात 4 बजे तक 5 बजे तक, तो कहते हैं मम्मा आप अपने हाथ खाली आपके रह जाते हैं, आपको लोगों को लगाते ज़िंदगी में पहली बार वो उस दिन मेरे लिए मेहंदी लेके आया, समैया लेके आया। कहता मम्मा इस बार ईदी आपको मेरी तरफ से। तो वो मेहंदी में यकीन करे जब मैंने सोचा भी नहीं था कि उसके इंतकाल के बाद उसे मेरी ईदी, मैंने कहा मेरी माँ बेचती है ना शराज, मेरी माँ मेरी ईदी। कहते नहीं पापा इस बार नहीं है ना मम्मा, इस बार ये ईदी मेरी तरफ से। इतना बड़ा दुख है कि शायद ये माँ सारी ज़िंदगी उससे ना निकल सके। सिर्फ एक ही हौसला होगा इनकी ज़िंदगी में कि इनको इंसाफ मिल गया। जहाँ ये सुरखरू होंगी और अपने बच्चे को जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क़यामत के रोज़ ये कह सकेंगी कि मुझे इंसाफ मिला था। और अगर वो इंसाफ भी ना मिला, ये क्या जवाब दें? एडवोकेट जावेद शितारी ने शिराज कत्ल केस के हवाले से टीम अवाम की आवाज़ से गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। पूरी वीडियो के अंदर मौजूद है कि मुलजिम के हाथ से न असला बरामद हुआ न कुछ। तो हमारा जो इसमें था अताउल्लाह खोसो जिसने फ़र्द गिरफ्तारी बनाई है, ASI उसने झूठी फ़र्द गिरफ्तारी बनाई। उसके बाद अब्दुल कादिर जिसने गोली मारी थी, और उसके बाद उज़ैर, ये दोनों गवाह हैं उसके अंदर। जब मुलजिम को नहलाया है तो उसकी गर्दन के ऊपर, गर्दन के लेफ़्ट साइड पे गर्दन पे उंगलियों के निशान मौजूद हैं और लाल रंग के निशान मौजूद हैं। जब हम एम्बुलेंस के बैठते हैं तो एम्बुलेंस के अगर पीछे खड़े हो जाएं तो उल्टे हाथ के ऊपर स्ट्रेचर होती है और सीधे हाथ पे आदमी बैठा होता है। जिस शख्स ने गोली मारी थी वही शख्स एम्बुलेंस के साथ गया है जिना अस्पताल। अब बड़ी मज़े का खेज़ FIR काटते हैं कि एक मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया, हलाक शुदा मुलजिम के हाथ से पिस्टल बरामद हुआ, मुलजिम से हलाक शुदा मुलजिम से लाइसेंस तलब किया जो पेश न कर सका, लिहाजा हमने उसको हस्ब ज़ाब्ता फ़र्द गिरफ्तारी उसको गिरफ़्तार किया और उसको गिरफ़्तार किया और उसको अस्पताल रवाना किया। जिस मोटरसाइकिल का नंबर इन्होंने दिया है कि ये नंबर की मोटरसाइकिल थी, उस नंबर की मोटरसाइकिल का इनको रिकॉर्ड ही नहीं मिला आज तक कि मालिक कौन है। हमने IO से पूछा इसका मालिक कौन है, इसको पता करो कि जी इसका रिकॉर्ड गुम है, रिकॉर्ड खामोश है। जब रिकॉर्ड खामोश है तो आपने एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों का खिलाफ कोई डायरी निकाली। सालिक शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सालिक, हमने देखा कि पिछले 1 से 1.5 साल के दौरानिए में हमने बहुत से ऐसे फेक इनकाउंटर्स देखे जो मालूम हुआ कि जिनको ये एक पुलिस मुकाबला करार दे रहे थे, दहशतगर्द करार दे के मार दिया या डाकू करार दे के मार दिया, वो बेचारे मासूम लोग थे। तो इसकी क्या वजूहात लगती हैं? इसके पीछे देखिए फ़र्क बुनियादी तौर पर जो मसला है वो प्रॉब्लम ये है कि पुलिस की एक ट्रेनिंग का भी इशू है। एक तो पुलिस वालों पर जो दबाव है वो उसका भी शिकार रहते हैं, साथ में ट्रेनिंग है,
उस ट्रेनिंग की जो कमी है वो कोताहियाँ यहाँ सामने आती हैं। नए जवान जो रिक्रूट हुए हैं उनको 15 की मोबाइल पर रखा गया है, वो इस सोशल मीडिया की दुनिया से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन की मुझे लगती है। वो एक्शन करते हुए ये नहीं सोचते इन पब्लिक जब वो गोली चलाते हैं वो किसी एक आम शख्स को भी लग सकती है, वो SOP को फॉलो नहीं करते, यही सबसे बड़ी वजह बनती है। ट्रेनिंग का फुकदान तो है ही है, लेकिन बेसिक जो कवानीन है उससे भी मुझे लगता है कि उनकी लाइल्मी है मुकम्मल तौर पे। नहीं, यहाँ ये प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो ऑन ग्राउंड जो पुलिसमैन खड़ा है, जो एहलकार खड़ा है, उससे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उन्हें बाला अफसरान के सामने से ये प्रेशर होता है कि आपने 15 पर इन मिनट्स रिस्पॉन्स करना है। रिस्पॉन्ड करने के बाद फिर आपने अपनी लॉग बुक में उसकी एंट्री देनी है, जिसको बाकायदा डायरेक्ट SSP खुद मॉनिटर कर रहा होता है। वो सबसे बड़ा प्रेशर है। प्रॉब्लम यहाँ ये होता है कि जब वो वहाँ पहुँचते हैं वो सिचुएशन को उस तरीके से जज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आम शहरी मारे जाते हैं। तो यहाँ पर पेटीबंद भाइयों को बचाया भी जाता है, इन्वेस्टिगेशन वैसे नहीं की जाती और मुकदमा अपने अंजाम तक नहीं पहुँचता। माजी में हम गुज़िश्ता अगर 20 महीनों की 2 साल की बात करें तो इस दौरान 11 शहरी जो हैं पुलिस की नेग्लिजेंस का शिकार होकर मौत के मुंह में जा चुके हैं। शराज के केस के अंदर भी यही हुआ। मुल्ज़िमान तमाम ज़मानत पर बाहर घूम रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, उन्हें ये मालूम है कि हमें ज़मानत मिल जाएगी, हम इस केस से बरी हो जाएंगे, तो हमने फिर दोबारा के यही काम करने। मुझे ये बताइए कि हमारी पुलिस जो है उसकी वजह से आपको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है या खौफ महसूस होता है? पुलिस के सामने तो खौफ का एहसास होता है। और अगर आपको पुलिस से ही कोई शिकायत हो, कंप्लेन कराने, FIR दर्ज कराने थाने जाए, आपको लगता है वो FIR दर्ज होगी? नहीं, वो बगैर सिफारिश के या बगैर किसी पावर के आप नहीं करवा सकते। पुलिस का अदारा सबसे ज़्यादा करप्ट अदारा है। मेरे ऊपर बेबुनियाद FIR कटवाई है, बेबुनियाद। मुझे इस चीज़ का इल्म भी नहीं है, मैं कभी पटेल पाड़ा में गया भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कभी पटेल पाड़ा ज़िंदगी में नहीं गया हूँ, लेकिन मेरे ऊपर बेबुनियाद FIR कटवाई है। इसी अदालत में मेरा केस शुरू। खौफ किसको नहीं है आज के दौर में पुलिस से? हर जगह पे रिश्वत है, हर जगह पे उनकी दादागिरी लगी हुई है। अभी आप ये देख ले, कोर्ट है, पाकिस्तान कोर्ट है ये, इसके ऊपर पाकिस्तान के झंडे होने चाहिए थे, ना कि किसी सियासी पार्टी के। ये काम पुलिस का है, ना कि किसी और इदारे का, ना कि आवाम का। पुलिस का जोर सिर्फ गरीब आवाम पे चलता है और किसी पे नहीं चलता। पुलिस के बारे में अगर मुझसे सच पूछें, आज 10-15 दिन पहले मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है करली थाने में। हमारे वहाँ 2, 3, 4, 5, 6 गुंडे रहते हैं। उन्होंने पहले तो भत्ता मांगा, तो SHO जो मुजरिम है उनकी वकालत करता है। अच्छा। और मुझे जो है वो धमकाता है उनकी। पुलिस सबसे बदतर है कराची की। इनके कोई तहफ़्फ़ुज़ है, कोई आवाम की सहूलत नहीं है, इनके लिए पैसा सब कुछ है। मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, नबी बख्श थाने में खड़ी है। हम गए उनके पास ऑर्डर लेके, तो उस इंस्पेक्टर अकबर अली ने वो ऑर्डर ऐसे उठा के हमारे को पास फेंक दिया। कहता है कहना मैं इस ऑर्डर को नहीं मानता। उसके बाद हमने कहा भाई क्यों नहीं मानते? कहले मैं नहीं मानता। फिर मैंने कहा कुछ बताएं रास्ता। कहना 5000 रुपये दे दो। पुलिस जो है हमारे साथ किया ना, मैं यहाँ आजकल बैठा हूँ कोर्ट में, मेरे बच्चे को फंसाया। अब खुदा पर यकीन करो ना कि बेला वजह घर से उठाया और 3 केसों में फंसाया। पुलिस के बारे में, पुलिस तो वैसे सही काम कर रही है, और पुलिस का तो जो अपना काम जो कर रही है वो उसके मुताबिक सही कर रही है। पुलिस के मुकाबले में अपनी जो गलत है तो गलत है, जो सही है जो सही है। आपको पुलिस फोर्स पर एतमाद है या नहीं? बिल्कुल है। आपका भी ताल्लुक पुलिस से है? हमारी गुमशुदगी एक थी, हमारी बच्ची घर से लापता थी। अच्छा। ठीक है, हम लोगों ने कंप्लेन करवाई उनके खिलाफ। हमने हमारी FIR काटे, वो FIR नहीं काट रहे थे। क्या कहते हैं, क्यों नहीं काटते? बोले कोर्ट से ऑर्डर लेके आए आप। कोर्ट से ऑर्डर लेके आए और फिर FIR दर्ज? हमें तकरीबन पिछले महीने की 18 तारीख से कोर्टों के चक्कर काट रहा हूँ। आज ऑर्डर हमारा इशू हुआ है। पुलिस का रवैया आम लोगों के साथ ऐसा है कि अगर आप FIR कटवाने जाएं, किसी की जो जायज़ FIR हो, आपको उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप गेट से थाने में घुसते हैं तो जो उनका संतरी खड़ा होता है, आपको उसको भी डेफिनेटली 200 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद यानी कि आप गेट से लेके SHO तक जाएंगे तो सिर्फ पैसे की बात होगी। पुलिस हमारे मुल्क के लिए अच्छी है, बुरी नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। खैर उनके होने से हमारा फ़ायदा है, नुकसान तो नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़े बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो रिश्वत भी लेते हैं, लोगों को तंग भी करते हैं, नाजायज़ भी करते हैं लोगों के साथ। बच्चे को घर से उठाए हैं, कह रहे हैं जो डकैती कर रहा है ये वो, घर के नीचे से इसको लें। 10 महीने से जलील हो रहा है, छोड़ ही नहीं रहे, ना केस चला रहे हैं, कुछ भी नहीं। क्या इल्जाम लगाया पुलिस ने? असला लगाया, डकैती और असला डाल दिया इसके ऊपर। और घर से उठा के ले गए थे। तो आप जब जाते हैं थाने में बात करने इनसे, तो इनका रवैया कैसा होता है? पैसे मांगते हैं।
अच्छा जी, कहते हैं फिर भी छोटा मोटा केस डालेंगे, 2 लाख दो, इतने दो। आपसे कितने पैसे मांगे? 2 लाख मांगे थे। 2 लाख मांगे थे कि बच्चे को छोड़ देंगे? नहीं, हाँ। छोटा केस डालेंगे। अच्छा, छोटा केस डालेंगे। मैं क्या घर के नीचे से उठाया, मैं खुद गवाह हूँ, मेरे सामने उठाया, मानते ही नहीं। आपको उठा के ले आए पुलिस वाले? जी। क्यों? बस बेगुनाह मेरी अम्मी घर पे जा रही थी और मेरे को जो ना घर के नीचे से उठा लिया। अच्छा। उठा के 6 दिन गायब रखा। उसके 6 दिन कहाँ रखा? 6 दिन हमारे को जो ना अलग अलग थानों में घुमा रहे थे। उसके बाद जो ना हमारे पे केस बना के 395 और 23 है। इनको मैं जानता भी नहीं, उनके साथ मेरे को चेन में बना के भेज दिया। अच्छा, आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? नहीं जानते, पर ये घरों से उठा के लेकर आए। जो टोटल के महीने होता था, हम एक साल होने वाले हम लोग। अच्छा, आप सबको घरों से उठा के लेके आए? किस जुर्म में आपको लाया गया है? मेरे को ऐसे ही अरू उठाया गली से। 8 महीने हो गए, पहली तारीख पे कोर्ट आया हूँ। अच्छा, और इल्जाम क्या लगाया है? 23 और 69B, चरस और पिस्तौल। 80,000 रुपये मांग रहा था। एक्स चीफ CPLC शरफुद्दीन मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब कोई शख्स जान से चला जाता है तो उस घराने का लॉस तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इन वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, और ऐसे वाक़यात के रूनुमा होने के पीछे क्या वजह है? क्या पुलिस की गुंडागर्दी या ट्रेनिंग की कमी या उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस ना होना, क्या है? देखिए, ये पुलिस का जो निज़ाम हमारा बड़े अरसे से हम देखते आ रहे हैं, तो मैंने तो बड़ा क्लोजली देखा है इनको और हमने इनके साथ काम किया है। अच्छे ऑफिसर्स हैं, नो डाउट, ऐसी बात नहीं है, और मगर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, जिसमें हमें नज़र आता है कि पुलिस में की जो कैपेसिटी है या पुलिस की जो कारकर्दगी है, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान बन जाता है। और वो मेनली मैं समझता हूँ कि इसमें एक तो जो पॉलिटिकल भर्तियाँ जो हैं, वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है पुलिस की सिलेक्शन में, और उसमें यही होता है कि जब आप की भर्तियां जो हैं उसमें सिफारिशी लेवल के ऊपर हों और किसी की सिफारिश पे हों, तो फिर वो आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं होगी जो होनी चाहिए। और उसके साथ साथ फिर अगर वही सिफारिशी पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो आस्ते आस्ते कोई SHO बन जाता है, कोई DSP बन जाता है, तो वो फिर ज़ाहिर है वो आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, फिर वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। कुछ वाक़यात आप रोड पे देखते हैं कि जो जिस तरह उनको हैंडल करना चाहिए वो नहीं कर पाते, तो उनकी वो ट्रेनिंग जो है ज़ाहिर है उसमें भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो पुलिस में रिफॉर्म्स लाने के लिए 2002 में रिफॉर्म्स लेकर आई है। हमने ये देखा है कि वो दोबारा वापस उसको उन्होंने चेंज करके उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ करके फिर हम वापस उसी पे चले गए। तो पब्लिक सेफ्टी कमीशन और ये पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, इनका काम ही यही था कि पुलिस की जो शिकायत हों, थाने लेवल पे कोई ख़राबी हो रही है या थाने लेवल पे कोई आम शहरी को कोई शिकायत है, तो वो उन शिकायत को एड्रेस करे, और पुलिस के ऊपर उसने एक चेक एंड बैलेंस की तरह काम करना था। तो वो फिर अगेन वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है। हम सब जानते हैं कानून के मुताबिक पुलिस को किसी पर गोली चलाने की इजाज़त कब है। किसी बाइक वाले को रोका, स्पीड में था, आगे क्रॉस कर गया, उसको गोली मार दी। एक गाड़ी में अपने ख़ानदान के साथ सफ़र कर रहा है, उसको गोली मार दी। कम उम्र बच्चों को गोली मार दी। इस तरह से हम इंसाफ कैसे हासिल करेंगे? ये तो हमें लगता है पुलिस हमारी हिफाजत के लिए नहीं, शायद जान लेने के लिए भर्ती की जा रही है। हम बात करते हैं जब पुलिस की ट्रेनिंग, तो उसके साथ साथ मैं हमेशा ही कहता हूँ कि माइंड सेट, तो पुलिस का जो माइंडसेट है वो अथॉरिटेरियन अभी भी वही है जो पुराना निज़ाम जो चल रहा था। तो सिर्फ कराची में हाल थोड़ी है, ये तो पूरे सिंध में या पूरे पाकिस्तान में ये हाल है। तो हर थाने में तकरीबन यही सिचुएशन है। अब एक शख्स, अगर मेरे साथ भी कोई ऐसा वाक़या हो जाएगा कि मैं चाहूँ कि इसकी FIR दर्ज हो जाए, ख़ास तौर पे अगर वो पुलिस के ख़िलाफ़ होगी, फिर तो इंसाफ मिलने से रहा नहीं हो सकता ना। देखिए, मैंने आपको ये बताया कि अगर आप FIR तक पहुँच गए, अगर FIR आपकी कट भी गई, मगर वो डर और खौफ जो है वो इतने सालों का जो है वो निकलना, दिल से निकलना बड़ा मुश्किल है। एक आम को मैं आपको भी कह दूं, आप भी नहीं जाएंगी, आप भी कहेंगी कि जी आप शर्मीन साहब आप किसी को फ़ोन कर दें, या मैं किसी को कहूँगा। तो ये सिचुएशन ऐसे ही है, अभी भी ऐसे ही है। चाहे जैसे आपने कहा अगर पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करानी है तो आप कहाँ जाएंगे? आप पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाइए। ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं 100% ये कह सकता हूँ कि आम पब्लिक को, किसी को पता ही नहीं है कि ये चीज़ मौजूद है। आपको पता था? बिल्कुल नहीं पता। जब मेरे जहन में एक ऐसे ही सवाल आया, हमने सस्पेंशन की बात कर ली, वो तो कोई सज़ा ही नहीं है, अब दोबारा बहाल कर देते हैं। कोई वाकई ही जिसको इबरतनाक सज़ा कहा जाता है,
वो कभी किसी पुलिस ऑफिसर को मिली? मेरी याददाश्त में तो नहीं है, शायद आपको। इबरतनाक अगर आप जो कह रही हैं उसको एक्सप्लेन भी कर दें। मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से इबरतनाक ये होना चाहिए, किसी ने मर्डर किया है तो उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। तो मेरी याददाश्त तो में तो नहीं है कि ये कोई इस तरह का वाक़या हुआ हो जिसमें किसी को बहुत बड़ी सज़ा। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों का पुलिस पर एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो झिझकते रहेंगे, डरते रहेंगे कि पुलिस तक ना पहुंच पाएँ, तो तब तक क्राइम रोकना तो बहुत दूर की बात है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इसी तरह हम रिपोर्टिंग करते रहेंगे, अफसोसनाक वाक़यात आपके सामने लाते रहेंगे और उसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा।